नमस्कार, मैं रविश कुमार। दो बातें हैं, या तो जनता को अपनी जांच एजेंसी बनानी पड़ जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच एजेंसी बनाने की नौबत आ जाएगी। अब इन दोनों में से सबसे पहले किसकी जांच एजेंसी बनेगी मैं नहीं जानता। जिस तरह से सरकार की जांच एजेंसियों पर विपक्ष विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, उसे देखते हुए जनता और सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच एजेंसियां बनाकर देश को दिखाना ही होगा कि उनकी एजेंसियां सरकार की एजेंसियों से बेहतर काम कर सकती हैं। स्कूलों में होमवर्क दिया जा सकता है कि जांच एजेंसियों के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निबंध लिखिए। मेघालय में सीबीआई नहीं जाती, कर्नाटक में नहीं जाती, बिहार चली जाती है, महाराष्ट्र में विपक्ष के यहां चली जाती है, दिल्ली चली जाती है। यह तस्वीर आज की है और मेघालय की राजधानी शिलांग की है। यहां कोनराड संगमा को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद देखे जा सकते हैं। चंद रोज पहले मेघालय के चुनावों में अमित शाह आरोप लगाते थे कि मेघालय की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। आज उसी मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ दिलाने के कार्यक्रम में अमित शाह भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी। देश के सबसे भ्रष्ट सरकार का साथ देने की इस बेताबी को आप कैसे समझेंगे? मेघालय में बीजेपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 58 पर हार गई, 2 सीटें मिली हैं। 97% असफल होने की दर है। कहीं से यह शानदार सफलता तो नहीं है, मगर सबसे भ्रष्ट सरकार में शामिल होकर, शपथ ग्रहण में शामिल होकर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जनता को कैसे समझा लेते हैं, यह भी कमाल की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्विटर पर याद दिलाने की कोशिश की, मगर कौन याद रखना चाहता है? सबसे भ्रष्ट सरकार कहने के बाद भी प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में जाते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें भी साझा करते हैं। अब उनका यह भाषण किस काम का है, क्या मतलब है, भारत की जनता जाने। यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाई और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं भेजते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है। मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? लालू यादव के घर जब तब जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं, मगर मेघालय की सरकार को देश का सबसे भ्रष्ट बताकर प्रधानमंत्री कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाते हैं। किसे याद रहेगा कि मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री की पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। कोनराड संगमा के यहां छापा क्यों नहीं पड़ा? तो क्या इससे संदेश नहीं जाता है कि अगर आप बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी के साथ सरकार बना लें या सरकार बनाएं तो बीजेपी को भी शामिल कर लें, तो फिर दिल्ली से केंद्रीय जांच एजेंसियां छापे मारने नहीं आएंगी, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, नेता जेल नहीं जाएंगे, आपको कोई बेईमान नहीं कहेगा। अल जजीरा वेबसाइट पर पूरी खबर छपी है, आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। इसके बावजूद एक खदान चलता रहे, इसलिए सरकार ने कथित तौर पर नियमों को बदल दिया। वह खदान गौतम अडानी की कंपनी को मिला था। यह खबर अल जजीरा की वेबसाइट पर छपी और छप कर रह गई।
क्या किसी जांच एजेंसी ने चिंता की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका पता कर लें? क्या अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने लिए अलग से ईडी बनानी होगी जो इस बात की जांच करे कि अदानी के कोयला खदान को चालू रखने के लिए उसके आदेश के साथ कैसी छेड़छाड़ हुई है? इतनी बड़ी खबर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ही कम से कम इस खबर पर संज्ञान लेकर पता करना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खदान चलाने की रिपोर्ट पर भी चुप्पी है। सही में देश में होली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ईडी को पत्र लिखा है कि अदानी समूह को कोयला खदान दिया गया है, उसमें धांधली हुई है, उस संदर्भ में मुलाकात का समय चाहते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि 1 लाख करोड़ तक के कथित तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन अडानी के मामले में मोदी की सीबीआई, मोदी की ईडी और नरेंद्र मोदी जी खामोश चुप रहते हैं, क्योंकि ये अडानी जी घोटाला है। और किसके राज में हो रहा है? अडानी के मित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला लूटा जा रहा है, उसकी व्यवस्था अडानी के लिए मोदी जी ने बना दी, लेकिन कोई सीबी, कोई ईडी, कोई कार्रवाई नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर छेड़छाड़ हो जाए, नियम में कुछ नियम जोड़कर बंद खदान को चालू कर दिया जाए और एक आदमी के खदान को चालू कर दिया जाए, अगर यह रिपोर्ट छपी है तो इस पर आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या चुप रह जाने को हम कार्रवाई मान लें? आप जानते हैं कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में कोर्ट के एमिकस क्यूरी केवी विश्वनाथन ने कहा है कि मिश्र को जो सेवा विस्तार दिया गया है वो गैर कानूनी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस प्रकार का विस्तार किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, पर सैद्धांतिक रूप से गैर कानूनी और कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है, जिनमें इस तरह के पदों को बाहरी प्रभाव से बचाए रखने पर जोर दिया गया है। अब सोचिए, जिस जांच एजेंसी ने विपक्षी दलों के यहां छापे मारने में महारत हासिल कर ली है, उसके निदेशक का ही मामला जांच के दायरे में है। कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, मगर कोर्ट के मित्र वकील ने कहा है कि इन्हें गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है। क्या विपक्ष के आरोप में दम नजर नहीं आता कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को ही खत्म किया जा रहा है? क्या अब भारत की जनता इन सवालों को टालने लगी है और सरकार अपने इस काम में बेलगाम हो चुकी है? आप इन दोनों को तो जानते ही होंगे। लालू प्रसाद यादव ज्यादा लोकप्रिय चेहरे हैं तो बताने की जरूरत नहीं, मगर विनय कुमार सक्सेना भी कम लोकप्रिय चेहरा नहीं है। ये दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, पर इन दोनों में कोई समानता नहीं है। फिर भी मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं? अब देखिए, लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर आते हैं और कुछ दिनों के भीतर जांच एजेंसियां उनके घर पहुंच जाती हैं। सीबीआई की टीम जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले के मामले में पूछने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। डॉक्टरों ने लालू यादव को भीड़ से दूर रहने के लिए कहा है ताकि ट्रांसप्लांट के बाद संक्रमण ना हो जाए। उम्मीद है सीबीआई ने इन सब बातों का ख्याल रखा ही होगा। फिर भी ट्रांसप्लांट के बाद जांच एजेंसी का सामना करने की मानसिक और शारीरिक शक्ति की जरूरत तो पड़ती ही होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना स्वस्थ हैं और हम उनके सुंदर स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं। इनके बारे में एक खबर छपी है, इन्हीं के कारण यह खबर छपी है। 1 मार्च 2023 को विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद की एक मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर की कि उनके खिलाफ चल रही एक क्रिमिनल ट्रायल को अस्थायी रूप से टाल दिया जाए जब तक वो उपराज्यपाल के पद पर हैं। 2002 में मेधा पाटकर पर हमला करने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था। सक्सेना के अलावा अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से भाजपा एमएलए और अहमदाबाद के पूर्व मेयर अमित पोपटलाल शाह, वेजलपुर से भाजपा विधायक अमित ठाकर और कांग्रेस लीडर रोहित पटेल इस केस में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? सक्सेना ने अपनी अर्जी में संविधान के अनुच्छेद 361(2) का जिक्र किया है कि जिसके तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान
किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक कार्यवाही चालू नहीं रखी जाएगी। सक्सेना ने यह भी लिखा है कि दर्जे के हिसाब से उपराज्यपाल का दर्जा राज्यपालों से ऊंचा होता है, क्योंकि उपराज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और राज्यपाल को केंद्र की सलाह के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान में उन्हें यह अधिकार है, लेकिन उनके कारण हमारा सवाल है कि क्या अन्य आरोपियों को भी ट्रायल से मुक्ति मिल जाएगी? क्या ऐसा लाभ मिलना चाहिए? वे तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। इस सवाल को ऐसे देखें, अगर किसी की हत्या में आरोपी बनाए गए 4 लोगों में से एक को राज्यपाल बना दिया जाए तो क्या उनके कारण बाकी पर हत्या का ट्रायल रोक दिया जाएगा? इससे तो बाकी 3 भी एक तरह से सामान्य जीवन जीते रहेंगे। विनय सक्सेना से संबंधित जिस घटना का यहां जिक्र हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अप्रैल 2002 की घटना में मेधा पाटकर को कथित रूप से काफी मारा पीटा गया। यह भी एक घोर समस्या है। 10-10 साल तक ट्रायल ही चलता रहता है, मुकदमे अंजाम तक नहीं पहुंचते। दिल्ली के पंडारा रोड पर राज्यसभा सांसद मीसा भारती का घर है। यहां सीबीआई की टीम पहुंची है। लालू यादव यहीं पर हैं। इस केस में मीसा भारती से भी पूछताछ होती रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि यह छापा नहीं है, नई जानकारी मिली है, इसलिए पूछताछ हो रही है। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद लालू यादव यहीं रह रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों ने संक्रमण से सतर्क रहने के लिए कहा है। इस हालत में भी सीबीआई की टीम घर पर पहुंची है। 6 मार्च को पटना में राबड़ी देवी से उनके निवास पर 4 घंटे की पूछताछ हुई। वहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जुलाई 2017 में जब नीतीश कुमार ने लालू यादव से समझौता तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तब उसी महीने में सीबीआई ने सुजाता होटल मामले में छापा मारा। उसके 10 दिन के बाद नीतीश लालू से अलग हो गए। इस बार जब नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर लालू से हाथ मिला लिया तो इस मामले में फिर से सक्रियता बढ़ गई। पिछले साल अगस्त में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली थी, तब सीबीआई राजद के 3 वरिष्ठ नेताओं के यहां छापे मार रही थी। 2 सांसद और 1 विधायक के यहां छापा पड़ने लगा। 11 घंटे के बाद टीम वापस लौटी। इसी मामले के तहत छानबीन की गई, जिसमें अभी राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। इस मामले में चार्जशीट पेश हो चुकी है। चारा घोटाला में बेल मिलने के कुछ हफ्ते बाद मई 2022 में सीबीआई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। इस मामले में कई अन्य लोगों से पूछताछ होती रही है। 5 साल से अधिक समय बीत चुका है। पूछताछ, छापा, सर्वे, चार्जशीट वगैरह ही चला जा रहा है। टाइमिंग पे भी सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग अब जिसको जो आकलन करना हो करता रहे। जिस दिन ये नई सरकार बनी है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हर महीने तो होता ही ना भाई, तो इसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? ये तो बिहार की जनता देख ही रही है कि क्या हो रहा है। सर, आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है पीएम को सर, क्या असर होगा? अब हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो असर क्या होगा नहीं होगा तो वही बता पाएंगे, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर के लिखा है और ये प्रधानमंत्री जी को तो वो तो वही बताएंगे कि भाई उसका जवाब देना है नहीं देना। हालांकि इससे पूर्व में भी कई बार कई अलग अलग मसलों पे भी चिट्ठी लिखी गई हो तो प्रधानमंत्री जी ने तो जवाब दिया नहीं। अच्छा, तमिलनाडु बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है जो सबसे पहले दिखता है। 26 दिसंबर 2017 के इस ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वे आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। लालू यादव को अपना किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं। अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। सारा देश भाग्यवादी हो चला है। हम सब समय पर छोड़ देते हैं। फर्जी मुकदमों में किसी को फंसा दीजिए, वो इसे इंसाफ की लड़ाई समझकर 20-20 साल लड़ता रह जाता है। ऐसा किसी एक के साथ होता और फिर नहीं होता तो समझा जा सकता है, मगर एजेंसियों के दुरुपयोग से प्रताड़ित करने का खेल चलता चला जा रहा है। केवल राजनेता ही इस आदत की चपेट में नहीं है, आम जनता भी फर्जी मुकदमों में फंसाई जाती है। भारत में लगता है फर्जी मुकदमों की मान्यता
असली मुकदमों से कहीं ज्यादा है। आदमी जल्दी स्वीकार कर लेता है और अपना जीवन और संपत्ति झोंककर इंसाफ की फर्जी लड़ाई लड़ने में लगा दिया जाता है। बर्बादी में अपना उद्देश्य बड़ा कर लेता है। वो फर्जी मुकदमा करने वाले अफसरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो मनचाहा राजनीतिक प्रसाद लेकर या आम लोगों से घूस लेकर अपना महल खड़ा कर लेते हैं। आपका घर उजड़ जाता है। हम ऐसी व्यवस्था ही नहीं बना सके किसी भी सरकार में जहां किसी पर गलत आरोप लगाने या बरसों तक गलत आरोप लगाकर जेल में डालने से किसी अफसर के हाथ कांपने लग जाएं। आधार होने के बाद भी जमानत ना देने पर किसी जज के फैसले की समीक्षा की हमारे देश में क्या व्यवस्था है? कितनी बार यह बात बताई जाए कि कर्नाटक में ठेकेदारों के संगठन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के विधायक 40% कमीशन मांगते हैं और घूस खाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को लेकर ईमानदारी होती तो मोदी सरकार की एजेंसियां कथित रूप से घूस मांगने वाले बीजेपी विधायकों के घर घर से सारे कैश निकाल रही होती, जैसा इस खबर में देखने को मिलता है। बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे 40 लाख घूस लेते पकड़े गए और बेटे के घर और कार्यालय से करोड़ों का कैश भी बरामद हुआ। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने विरूपक्षप्पा को अग्रिम जमानत दे दी है। इनके बेटे का ठिकाना फिलहाल पता नहीं। इतना पैसा जो घूस लेता होगा, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता होगा? तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों नहीं गई उन पर रेड करने? विपक्ष का सवाल है कि जिनके पास काला धन है, क्या वे बीजेपी में नहीं है, या काला धन वाले खुद को बचाने के लिए बीजेपी में लाए जाते हैं? 8 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं इसी बयान में कि आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था कि देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए। ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। लेकिन क्या यही बात बीजेपी के बारे में नहीं कही जा सकती है कि ईडी के कारण विपक्ष टूट टूट कर बीजेपी में जा रहा है और बीजेपी के लोगों के यहां जांच एजेंसियां कदम तक नहीं रखती हैं? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुछ भाजपा नेताओं को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने क्लीन चिट दे दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए दिसंबर जनवरी 2023 में 4 भाजपा नेताओं को क्लीन चिट मिली है। कर्नाटक में जांच नहीं होती है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तब आम आदमी पार्टी की आलोचना हुई कि जब इन जांच एजेंसियों ने दूसरे दलों के नेताओं को परेशान किया तब आम आदमी पार्टी चुप रही। इस बार अरविंद केजरीवाल ने राबड़ी देवी के यहां सीबीआई की धमक की निंदा की है। उन्होंने एक भाषण में कहा है कि विपक्ष के सदस्यों पर की जा रही रेड शर्मनाक है। यह ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। या तो उन राज्यों में ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों को तंग किया जाता है या राज्यपाल के जरिए उनको तंग किया जाता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा और देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, केजरीवाल को केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का धन्यवाद करना पड़ा है। विजयन ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों की कार्यवाही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर जांच में अड़चनों से बचने के लिए गिरफ्तारी के अलावा कोई चारा नहीं था तो और बात थी, पर अगर ऐसा नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए था। जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष कब से आरोप लगा रहा है। मनोज झा ने पहले भी केजरीवाल को सतर्क किया था, मगर केजरीवाल को यहां तक आने में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का इंतजार करना पड़ा। जब विपक्षी दलों ने जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर पत्र लिखा तो उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी दस्तखत कर दिए। जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर केजरीवाल अगर विपक्षी दलों के साथ रहते हैं तो उसका राजनीतिक रुख क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता है। क्या विपक्षी दल जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं, और उतरेंगे तो क्या देश की जनता उनका साथ देगी? क्या जनता के लिए यह सवाल मायने भी रखता है कि विपक्ष को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र और जनता का क्या होगा? देश तो फिर भी रहेगा, मगर उस भौगोलिक सीमा के भीतर
जनता कहीं गुलाम तो नहीं हो जाएगी या बेआवाज आजाद रहेगी। यह चुनाव जनता को करना पड़ेगा। बिना विपक्ष के जनता का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम विपक्षी दलों के पत्र का कुछ हिस्सा पढ़ रहे हैं ताकि यह बात रिकॉर्ड पर रहे। यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के घोर दुरुपयोग को देखें तो ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके प्रशासन के तहत 2014 के बाद से जिन प्रमुख राजनेताओं पर मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उन पर हमला किया गया है और जिन पर जांच एजेंसियों ने मुकदमा चलाया है, उनमें से अधिकांश विपक्ष के नेता हैं। मजे की बात यह है कि भाजपा में शामिल हुए विपक्षी नेताओं के मामले की जांच में जांच एजेंसियां संयम बरत रही हैं। 2014 के बाद से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, केस दर्ज करने और गिरफ्तार करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, संजय राउत, शिवसेना, आजम खान, समाजवादी पार्टी, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी आदि हो सकते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए संदेह होता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र में शासक वर्ग के सहायक विभागों के रूप में काम कर रही हैं। इसी पत्र में यह भी लिखा गया है कि 2014 और 15 में सीबीआई और ईडी ने शारदा चिट फंड घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व सदस्य और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की जांच की थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद मामले की जांच पर पानी फिर गया। इस तरह नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का सीबीआई और ईडी ने पीछा किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल होने के बाद मामले में कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र के नारायण राणे सहित कई अन्य उदाहरण हैं। इंटरनेशनल फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एसबीआई और एलआईसी को हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि एसबीआई और एलआईसी को एक कंपनी विशेष में 78,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के कारण घाटा हुआ है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बावजूद संबंधित संस्थाओं की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियां आगे क्यों नहीं आ रही हैं। इस पत्र में यह भी लिखा है कि केवल जांच एजेंसियां ही नहीं, राज्यपालों ने भी विपक्ष की सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। ऐसे उदाहरणों से अब केंद्र सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इस पत्र पर पंजाब, बंगाल, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने दस्तखत किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के भी दस्तखत हैं। इन सब बातों से जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग निराशा में ऐसी बात कह देते हैं। हो सकता है यह बात सही भी हो, लेकिन जनता को याद रखना होगा कि लोकतंत्र की प्रहरी वही है। अगर उससे सुरक्षा में चूक हो गई तो यही सब खतरे एक दिन उसके घर भी पहुंचेंगे। जब आपके घर उजाड़े जाएंगे, बैंक वाले आपको सताएंगे और बड़े उद्योगपतियों के लोन को दूसरे तरीके से माफ करेंगे या टाल देंगे, तब आपके लिए कोई आवाज नहीं बचेगी। बेशक आपके जीने के लिए त्योहार बचे रहेंगे, उन्हें मनाकर आप खुश रह सकते हैं कि आप कम से कम होली तो मना रहे हैं। लोकतंत्र की होलिका जल रही है, जनता रंगों की होली मना रही है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।